तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये जाना था कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या आया था बताइए, Q इज इक्वल टू क्या आया था, Na। इस लेक्चर से पहले मुझे मैं जो समझाने वाला था, मैं जो समझा रहा था, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप फार्मूला देखते हैं, जैसे फार्मूला डेंसिटी का फार्मूला, मास और वॉल्यूम का रेशियो, ऐसा लगता है कि डेंसिटी मास पर भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप कोई भी बॉडी लेंगे, उसकी कुछ डेंसिटी होगी उसके मटेरियल की, उसको अगर काट दें तो उसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मास भी कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो मास और वॉल्यूम दिखने में लगता है काटने के बाद उसका मास बदल जाएगा, वॉल्यूम बदल जाएगा, लेकिन डेंसिटी में, दैट इज मास और वॉल्यूम के रेशियो में बदलाव नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला अगर बॉडी होगा तो हो सकता है हो जाए, लेकिन आप याद रखें कि अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में मास और वॉल्यूम दोनों आता है, लेकिन ये मास पर भी डिपेंड नहीं करता और वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करता, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उसी तरह से आप किसी भी फॉर्मूले को देखकर कभी ये न कहें हाँ हो सकता है कि डिपेंड करे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी क्वांटिटी के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप ख्याल रखें। तो हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल आराम से जानने की कोशिश करें। एक बार में ना हो तो कई बार देखें, मैंने कई बार कह दिया इस बात को कि आपको ज़रूरी नहीं है कि पहली बार समझ आ जाए। चूंकि हम लोगों ने जो मैकेनिक्स पढ़ा था वो फीलिंग आती थी, बिल्कुल दिखता था, और यहाँ पे भी फीलिंग आएगी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम टच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से थोड़ी सी देर हो सकती है आपको फीलिंग आने में, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है, लोगों ने क्या देखा था, कंडक्टर लिया था। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हम लोग यूं अभी अज्यूम करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जस्ट इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए। ड्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो इधर नहीं आ सकता, हाँ घूम के जो वापस जब आ रहा था तो उस पॉइंट ऑफ लोकेशन में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये मानते हैं कि सब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ गए। हमने क्या लिया, ई प्लस का मतलब है, आप एक बात और जान लें, एक होता है ई माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ई प्लस का मतलब हो गया पॉजिट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रेवल नहीं कर सकता ना, और ये क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का मतलब ये है कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल हम एज्यूम करेंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, लेकिन चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट होगा। ये तो बात समझ आ रही है। लेकिन प्रोटॉन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत हैवी होता है और वो न्यूक्लियस से निकल नहीं सकता, जिसकी वजह से हमने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया उसका जस्ट ऑपोजिट। और यहाँ पे हम क्या बोले थे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन के प्लेस में पॉजिट्रॉन, जिससे समझने में हमको आसानी हो, क्योंकि हम जितने सारे चार्जेस के बारे में बात करेंगे कन्वेंशनली वो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। और पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हो गया, फिर आप समझ लें इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर, लेकिन चार्ज तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज पॉजिटिव। लेकिन प्रोटॉन में मास इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम से भी ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिट्रॉन। ई प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन, ध्यान रहे, ई प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, जस्ट आप पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, ये इसको बोलते हैं ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कभी ज्यादा भी नहीं कभी कम नहीं है। और इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिससे लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिट्रॉन ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट हो रहा है। याद रहे बहुत कम वेलोसिटी होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है ना। अब ये क्या हो जाएगा, मानते हैं कि हमने एक सिचुएशन लिया, ये पूरा एक एल लेंथ का एक कंडक्टर है, एल लेंथ का एक कंडक्टर है मानते हैं हम,
और अभी हम बीच की एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पॉजिट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करेगा, कई करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का फॉर्मूला Ne याद है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, तो ये ट्रेवल करेगा वो, ठीक है ना। इसके लिए जो टाइम लगा मान लेते हैं dt, d का मतलब डिफरेंशिएटेड टाइम, बहुत छोटा सा टाइम, आप d का मतलब जान लीजिए, t का मतलब टाइम और dt लगाने का मतलब बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ये इतना ट्रेवल करेगा। और मानते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, vd। vd मतलब क्या हो गया, आपको याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने कभी पढ़ाया था इस लेक्चर से पहले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब मैंने समझा दिया था कि ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे थे तो वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। जब अप्लाई किए तो थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है। अब dt टाइम में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd। वेलोसिटी का यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो vd चला तो dt में कितना चलेगा, आप खुद समझिए, एक सेकंड में वो vd चला तो बताइए dt में कितना चलेगा, vd dt। एक सेकंड का मतलब यूनिट टाइम की बात हो रही है, वैसे एक लें कुछ भी लें, एक मिनट भी हो सकता है। dt में कितना हो गया, vd dt। तो vd ये मल्टीप्लाइड नहीं है, d भी मल्टीप्लाइड नहीं है, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, dt मतलब बहुत छोटे से टाइम की बात हो रही है। तो ये जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये कितना हुआ बताइए, ये हो गया हमारा vd dt। ये कितना हुआ, vd dt, dt टाइम में vd dt, एक सेकंड में vd तो dt में कितना, vd dt। तो ये उसका क्या हो गया बताइए, लेंथ। ये इसका क्या हो गया, हाइट मान सकते हैं इसको, अगर सिलेंडर माने आप, ये अगर आपका सिलेंडर है, ये हाइट है और ये एरिया है, एरिया और ये हाइट, तो ये vd dt। तो एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा एरिया है, एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। क्या मिलेगा, तो एरिया इंटू हाइट कितनी है, vd dt। आराम से समझिए, फिर मैं कह रहा हूं ये एरिया है, ये एरिया है, ये पूरा L है, AL क्या होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ A L की जगह क्या है, छोटा सा vd dt। तो एरिया इंटू, तो वॉल्यूम कितनी हो गई बताइए, वॉल्यूम किसकी, इसकी, ये मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम कितनी हो गई बताइए, एरिया इंटू vd dt, ठीक है। अब क्या है ना कि ये जो कंडक्टर है थोड़ा भी टफ नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे अपने दिमाग को प्रेजेंट रखें, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जहाँ पे भी परेशानी हो पूछ सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कोई ओम के लॉ को आपको पढ़ाएंगे और बहुत इजीली पढ़ा देंगे, जस्ट यही है। मैं फिर बता दूं, V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है, V और I प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट करंट टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिसकी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। कुछ भी फीलिंग आने वाली नहीं है कि वो कह रहा है, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, जिससे आपको पूरा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी चुटकी में याद हो जाएगा। आपको एक पूरा डेरिवेशन भी याद नहीं रखना है, मैं जस्ट फीलिंग दिलाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, A vd dt। अब क्या आता है ना, एक नंबर डेंसिटी नाम की कोई चीज आती है। ये जो हमारा मटेरियल है, जो कंडक्टर है, जो जिसका बना हुआ है, तो उसकी जो डेंसिटी है उसको अभी यूनिफॉर्म मान के हम बात कर रहे हैं। इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म मान के बात करेंगे और मानते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है ना वो क्या है हमारा n। यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब इंटीजर की बात नहीं, है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं, अभी हम चार्जेस की बात करें, जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ कौन है बताइए, पॉजिट्रॉन्स है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, लेकिन चूंकि कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स न लिख के हम लोग किसकी बात करेंगे, चार्जेस की बात करेंगे। फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और पॉजिट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है, इसको डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब ये है कि आपको अगर पता है कि 10 मीटर क्यूब में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, जिसमें वो हमारी किताबें रखी हुई है, उसमें 50 किताबें रखी हुई है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना रहेगा बताइए, 50/10, तो 10 × 5 5 किताब पर मीटर क्यूब।
5 किताबें पर मीटर क्यूब। तो हर एक मीटर क्यूब में कितनी किताबें रह सकती है? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट का अगर हम एक क्यूब तैयार करें तो उसमें कितनी किताबें हट जाएंगी? 5 किताबें। तो वो जो उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको? नंबर डेंसिटी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ किताब पर, नीचे वॉल्यूम है, नंबर ऑफ किताब बटे वॉल्यूम, नंबर ऑफ किताब बटे वॉल्यूम। तो यहाँ का क्या मतलब है? यहाँ वी वॉल्यूम में मानते हैं कि एन चार्जेस है, वी वॉल्यूम में, तो एक में कितना होगा? एन बटे वी। यही है नंबर ऑफ चार्जेस बटे वॉल्यूम। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? यही हमारा क्या, नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स रह सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है। लेकिन हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ चार्जेस चाहिए, इनटू एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो n है, फिर मैं कह रहा हूँ जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ चार्जेस है, तो यूनिट में कितना है तो हमको v में निकालना पड़ेगा। कितना में निकालना पड़ेगा? 1 में इतना, तो v में कितना। तो ये बात समझ रहे? 1 में कितना है? n चार्जेस है। 1 में यूनिट वॉल्यूम में, एक मतलब यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है बताइए? n पर यूनिट वॉल्यूम। 1 में n है तो हमको कितना में चाहिए? पूरा वॉल्यूम कितना है? a v d dt। इसमें हमारा अब a v d dt इंटू n a v d dt, इसी को हम मान लेते हैं n मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी, आप इतना नोट डाउन करें। बहुत सिंपल बात हो रही है, आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूं, आप सिर्फ सोचिए 1 में इतना, तो ये पूरी वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम कैसे आई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। हाइट कितनी है? वीडी dt। कैसे वीडी dt हुआ? तो मैंने क्या कहा, यहां से यहां तक चलने में dt टाइम लगा, और 1 सेकंड में कितना चल रहा है? vd। तो dt में कितना होगा? vd dt। ठीक है, और तब भी अगर कुछ भी ना समझ आए, तब भी आपको वो फॉर्मूला समझ आ जाएगा, तो भी आपके क्लास 10 में काम चल जाएगा। लेकिन आपको फीलिंग अगर ज्यादा चाहिए तो जरा सा आप यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, अब मुझे तो मिटाना पड़ेगा, जानते ही हैं यहाँ पे जगह नहीं है। तो हमारे पास n कितना आया? हमारा n आया कितना? स्मॉल n इंटू ई। स्मॉल n क्या आया था? सॉरी कैपिटल N कितना है अभी जो मैं निकाला? नंबर ऑफ चार्जेस कितना आया था? a v d dt आया था। ये था हमारा v d dt। तो वॉल्यूम 1 में कितना था? 1 में n, हाँ आ गया। 1 में n तो कितना था टोटल हमारा वॉल्यूम? a v d dt में n a v d dt। तो ये हो गया n a v d dt। तो जहां पे हम स्मॉल n लिखते थे वो बेसिकली भी क्या, कैपिटल n है। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हो, टोटल चार्ज होगा, उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन अब ये समझे कि dt टाइम में जो चार्ज होगा, मानते हैं कि यहाँ जो चार्ज फ्लो किया ये dq चार्ज फ्लो किया। फिर बोलिएगा d क्या? मैं बोला ना, तो पूरा चार्ज की बात नहीं हो रही है, छोटे से इंटरवल की बात हो रही है dt टाइम में। तो dq चार्ज फ्लो किया, dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया? dq। तो dq क्या हो जाएगा हमारा बताइए? n तो कैपिटल N है इंटू e। n कितना हो गया बताइए? n a v d dt, ये पूरा n है इंटू e। ठीक है, ये dq है। क्या है ये? dq मतलब चार्ज, बहुत कम अमाउंट का चार्ज, बहुत कम टाइम इंटरवल में बहुत कम अमाउंट का चार्ज फ्लो किया। अब बताइए dq है और ये dt है, हम डिवाइड कर दे रहे हैं, dq बटे dt बराबर क्या बचेगा? n a v d e। vd में बता रहा हूँ, v और d मल्टीप्लाई नहीं है, मैं समझिएगा d डेंसिटी है, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे
क्या हो जाएगा, ये होगा dq और dt। दैट इज मैंने क्या बोला था कि dt टाइम में अगर dq चार्ज फ्लो कर रहा है या t टाइम में q चार्ज, तो एक में कितना फ्लो करेगा, dq बटे dt। d से घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट की बात होती है, इसी को हम करंट कहते हैं। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शन से होकर, बताया था ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट dq बाई dt क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो गया, n a v d e, इसको ऐसे लिखते हैं अच्छा लगता है, e a v d। आप कहिएगा ये फॉर्मूला तो हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, सही कह रहे हैं आप। बात क्या है ना कि अगर ये फॉर्मूला हमें ठीक से आ जाए और हमको ये प्रोसेस से अगर हम आगे बढ़े तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी चुटकी में याद होगा। तो इतना परेशान नहीं किया जरूरत आपको, ये मैं कहूँगा आपको ये पढ़ यार बार बार नहीं पढ़ना है। जस्ट आप क्या कीजिएगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ ड्रिफ्ट हुआ तो ये सारी कहानी हुई, जिससे करंट निकल गया NeAVD। तो करंट अब आया हमारा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये एक फार्मूला आ गया I का, ठीक है। तो ये करंट का ये फार्मूला आ गया NeAVD। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा हमें पीछे जाने की जरूरत है। वो क्लास, ये आपको भी याद है I बराबर क्या आया, हमको जो जो मिल रहा है वो हम नोट करते जा रहे हैं। I हमारा एक तो आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस कितना NeAVD dt, और ये क्या है हमारा वॉल्यूम, और दूसरी बात क्या है I इज इक्वल टू NeAVD, ठीक है। ये आप नोट डाउन करते जाएं। ये सारी चीजें हमने पाया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब इसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा L लेंथ का है, और मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इसको V कहेंगे। V मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और हम अभी सारा का सारा ठीक है, E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगा, अभी आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पर यूनिट लेंथ याद रखना है, E बराबर V बाई L। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये भी हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, के बाद में सीख लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको भी याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप क्लास 12 में पढ़िएगा तभी सारी चीज़ आएंगी। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, E इज इक्वल टू V ओवर L। E इज इक्वल टू V ओवर L। अब क्या होगा कि ये जो हमारा पॉजिट्रॉन है, इसी में हम ड्रॉ करते हैं, पॉजिट्रॉन है, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। अब ड्रिफ्ट होगा तो क्या होगा, पहले तो रेस्ट में था, अब क्योंकि क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स। पहले इनिशियली क्या था, ये रुका हुआ था। अब फोर्स की बात करें तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज कितना है, E है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिर मैं कह रहा हूँ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो फोर्स कितना आएगा बताइए यहाँ पे, E। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ma बराबर E, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, E बटे m। बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला भी आ गया E। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया E बटे m। तो इधर एक्सेलरेशन लगेगा कितना होगा, E बटे m, ठीक है। रेस्ट में था, उधर मोशन में आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो E बाई m हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। E बाई m क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब क्या होगा हमारा, अब आएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी कि जब ये पॉजिट्रॉन यहां से निकलेगा, तो मैंने कहा था ना कि एक दूसरे से टकराएगा, ठीक है, फिर दूसरा तीसरे से मतलब वो फिर टकराते जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं ना, ये इससे टकरा के वापस यहाँ आता है। तो ये जो रैंडम मोशन होता है, फिर ड्रिफ्ट जब होता है तो क्या होता है कि वहीं वापस नहीं आ पाता है। तो क्या होता है कि एक बार जब वहां से निकला, वो निकल के दूसरी बार
जब वो टकराना चाहेगा, ठीक है, दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। आपको जस्ट अभी कुछ लिखना नहीं है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। और जो टाइम लगता है दोनों के बीच, जब दोनों टकराया नहीं, दोनों के बीच जो टाइम बचा, मतलब अभी शुरू एक बार टकरा के निकला और दूसरे के टकराने से पहले के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या टाइम? रिलैक्सेशन टाइम। तो बताइए जो हम क्या कह रहे हैं, बात ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा, बताइए। वो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट को हमने अभी लैम्डा लिया और टाइम के टॉ, मतलब जस्ट आप ये समझ जाइए ये डिस्टेंस और टाइम है। ये क्या है पता है, मीन फ्री पाथ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लैम्डा का मतलब डिस्टेंस है और ये टाइम, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर मैं कह रहा हूं ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम है। ये क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम पीरियड। तो क्या हो गया बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे कौन है, मीन फ्री पाथ। सिंबल इसका लैम्डा है और इसका सिंबल टॉ है। आप चाहें तो डिस्टेंस बटे टाइम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हो गया हमारा लैम्डा। अब क्या होता है ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9 में, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे, u क्या है कि इनिशियली रुका हुआ है, इनिशियली रुका हुआ है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, प्लस हाफ, ये तो अभी हम लोगों ने जाना e बटे m, और टाइम जो लगा उसको हमने टॉ अभी लिया, टॉ स्क्वायर, e बटे m टॉ स्क्वायर। तो लैम्डा जो s जो हुआ वो क्या हो गया हमारा, लैम्डा हो गया। तो लैम्डा क्या हो गया बताइए, e टॉ स्क्वायर ओवर 2m। टॉ मतलब टाइम लग रहा है, जस्ट आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लैम्डा क्या हो गया हमारा बताइए, e टॉ स्क्वायर ओवर 2m ओवर टॉ। एक टॉ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, e टॉ बटे 2m। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, तो हमारे पास एक इतने सारे फॉर्मूले देख सकते हैं आप, लेकिन आपको इतना ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना है, जस्ट आप नोट डाउन करते जाएं। अभी हमको और भी आगे चलना है, इतना नोट करें, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करते जाइए। अब क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, I बराबर एन ई एफ वी डी। क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब क्या होगा, एन ई ए वी डी, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ई टॉ ओवर 2m, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू वी बटे एल, उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले इसको ठीक से लिखते हैं, एन ई इंटू ई स्क्वायर, है ना, ए एन ई इंटू ए स्क्वायर ए टॉ ओवर 2m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा आपको याद रखना है, V बटे L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब तो समझ आ रहा होगा, इसको मैं मिटा दूं, ठीक। अब क्या होगा कि I बराबर हो गया एन ई स्क्वायर ए टॉ ओवर 2m इंटू वी बाई एल। वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करनी है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्जेस फ्लो करेगा तो करंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ही रिलेशन जानने की कोशिश थी हमारी, जो कि हम लोग उस रास्ते में हैं और बहुत नजदीक हैं कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है। अब बताइए, मैं अगर वोल्टेज को और करंट को देखिए, ये 2 ml है, इसको मैं इधर लेके आया, ये I, ठीक है, 2 ml यहाँ लेके आया, नीचे यहाँ आ गया ऊपर, एन ई स्क्वायर ए टॉ, एन
E² A tau इंटू क्या है हमारा करंट, इंटू क्या है करंट है, इज इक्वल टू क्या बचा V। तो आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू 2 ml बाई NA² A tau इंटू I। जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको ऐसे भी लिख दें V इज इक्वल टू I इंटू आप जो देखे होंगे 2 ml over NA² A tau, ठीक है। V इज इक्वल टू IR या V इज इक्वल टू RI देखे होंगे। तो ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है। अब ये जो आया इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या आया V इज इक्वल टू I इंटू 2 ml ओवर NA² A tau। या हम ये कह सकते हैं कि V और I का जो रेशियो है वो क्या आया 2 ml ओवर NA² A tau। मैं भी मिला लेता हूं कि सही है या गलत है। 2 ml ओवर NA² tau बिल्कुल सही है, मैंने भी सही निकाला है। तो V और I का रेशियो, अब देखिए 2 क्या कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा, कांस्टेंट है। M मास ऑफ द पॉजिट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। L एक कंडक्टर के लिए मैंने अभी क्या कर दिया फिक्स कर दिया है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो आप बदल सकते हैं लेकिन अभी हम सिचुएशन जो ले रहे हैं उसमें हम बदल नहीं रहे हैं, ये हमारी मर्जी है, नहीं बदलेंगे तो वो भी कांस्टेंट। N क्या है नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर डेंसिटी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और मटेरियल हम चेंज नहीं करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा। E एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10 to the power minus 19 वो भी चेंज है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कंडक्टर चेंज नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। टॉ रिलैक्सेशन टाइम वो चेंज नहीं होगा जब टेम्परेचर आप चेंज नहीं कीजिएगा और मटेरियल चेंज नहीं कीजिएगा। तो याद रहेगा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो एक बार कोलिजन जब होके जब टकरा के जब निकलेगा, दूसरी बार जब टकराएगा वो दोनों टकराओं के बीच कितना टाइम होगा वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम है क्या है ये, अभी बोला मैं रिलैक्सेशन टाइम, इस पर डिपेंड करेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या है हमारा नंबर डेंसिटी, ये किसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल वही सेम डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर दोनों, क्योंकि टेम्परेचर जब आप बदलते हैं तो आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, आप जानती होंगे। अब एक है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ई तो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, ये क्या है एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, इससे छोटा चार्ज वाली। L क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। M क्या मास ऑफ द चार्ज, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास है जस्ट इतना जान लें, जो कांस्टेंट उसके लिए 2 तो कांस्टेंट ही है। तो मैं क्या कह रहा था, ये सारी चीजें V और I का रेशियो में जो भी हमारा फॉर्मूला, जो V और I के रेशियो में जो भी बातें आई, अगर हम कंडक्टर को अगर हम न बदलें और टेम्परेचर भी ना बदले, मटेरियल ना बदलें, तो आप समझ रहे हैं कि ये बदलने वाला नहीं है। तो V और I का रेशियो यहाँ पे क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अगर आपने क्या कांस्टेंट कर दिया एरिया और लेंथ को, क्योंकि हम मटेरियल जब बदलेंगे नहीं और टेम्परेचर भी चेंज नहीं करेंगे तो और सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो V और I का रेशियो जिसको हम कहते हैं वो कांस्टेंट हो गया, कब, जब एरिया और लेंथ को चेंज न करें। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ कंडक्टर को चेंज करेंगे तो वो भी चेंज होगा, और साथ में टेम्परेचर और मटेरियल चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा। दैट मीन्स ये पूरा जो आपका है, ये पूरी कहानी, दैट इज ये जो पूरा कांस्टेंट जिसको हम कह रहे हैं वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है बताइए, लेंथ पर। लेंथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो घटेगा नीचे,
और साथ में टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ये जिसको मैंने सर्कल के अंदर डाल दिया वो किस किस का रेशियो है, V और I का रेशियो है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड मटेरियल। मेरी बात समझ आ रही है? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड मटेरियल। लेंथ बढ़ने से बढ़ता है वो, और एरिया बढ़ने से घटता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है बताइए? ये जो है ना किताब है, मान लेते हैं ये जो है ना, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये जितना बढ़ेगा, आप खुद कहिए, अगर आप किसी सड़क पे चल रहे हैं और वो सड़क की चौड़ाई, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर वो ज्यादा है तो उसमें रुकावट कम होगी ना। और लंबाई बढ़ने का मतलब जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसमें ज्यादा लोग चलेंगे तो फिर ज्यादा उसमें रुकावट होगी। तो लेंथ बढ़ने से रुकावट बढ़ती है और एरिया बढ़ने से रुकावट घटती है। तो रुकावट नाम पड़ा इसका। क्यों इसका रुकावट नाम? नेचुरली समझ आ रहा है कि ये रेसिस्टेंस है। तो ये जो है ना, ये लग रहा है कि लेंथ बढ़ने से बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से घटेगा, ये क्या है? ये रुकावट है। इस रुकावट को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? रेसिस्टेंस। जो बेसिकली क्या है? ये है 2 ml और NE². लेकिन हम लोग V और I का रेशियो लिखते हैं क्योंकि देखिए यहीं से तो आया। तो इसी का नाम क्या पड़ गया बताइए? रेसिस्टेंस। ये क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। पोटेंशियल पूरा लिख रहे हैं, पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर, I करंट थ्रू अ कंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस पे डिपेंड किया? क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड किया? क्वेश्चन है कि क्या रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट? नो। तो किस पे डिपेंड करता है बताइए? एरिया पर, लेंथ पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। 4 चीजों पर डिपेंड करेगा। 2 तो फिजिकल दिखता है हमें, कौन कौन? एरिया वो बढ़ने से घटेगा, लेंथ वो बढ़ने से बढ़ेगा, और टेम्परेचर और मटेरियल पर कैसे डिपेंड करेगा उसको हम लोग गहराई में जानेंगे अगर मौका मिला तो। आप इतना नोट डाउन करें। अब आप देखिए, आपने पढ़ा R इज इक्वल टू V ओवर I इज इक्वल टू 2 ml ओवर NE²A टॉप। ठीक है? तो V और I का रेशियो कांस्टेंट रहा एक कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर के लिए। तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं V और I का रेशियो कांस्टेंट रहा, R एक कांस्टेंट मान लिया, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया? I किसके लिए बताइए? फॉर अ कंडक्टर। लेकिन टेम्परेचर और मटेरियल चेंज नहीं करना, मतलब हम कंडक्टर ही चेंज नहीं कर रहे तो मटेरियल कहां से चेंज होगा? तो इसी का नाम ओम्स लॉ पड़ गया। क्या पड़ गया इसका नाम? ओम्स लॉ। इन्होंने क्या कहा कि फॉर ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद तो नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी अंग्रेजी मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप मेरे से बहुत बेहतर लिखने की कोशिश करें और मुझे दिखाएं, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी आती है। मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, क्या करूं? ठीक है ना? तो आप क्या करें कि मेरे से अच्छी अंग्रेजी आपको आती है, आप खुद डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें। तब भी मैं कोशिश करता हूँ, देखिएगा गलत होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। ये है कंडक्टर हमारा, ये 2 पॉइंट के बीच अगर करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर, और अगर ये रुकावट ही नहीं डालेगा तो उसके लिए हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी जानेंगे। रुकावट होगी तभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। चलिए बोलिए इसको। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब उसमें रुकावट कुछ है, ऐसा नहीं कंडक्टर का मतलब सब कंडक्ट करेगा। कंडक्टर का मतलब ये है कि रुकावट होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, और इंसुलेटर का मतलब रुकावट होगी बहुत ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब उस दोनों का जो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मैंने कभी बताया था शायद, x और y का रेशियो कांस्टेंट 2 रहेगा। x अगर 10 है तो y कितना होगा? 5,
x अगर 20 है तो y कितना होगा 10। देखिए x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, बट रेशियो कांस्टेंट है और वो कितना है 2 है, तो x प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा y, या x बराबर 2y। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो पढ़ने में 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through it for a given temperature एंड मटेरियल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल I हो गया, ऐसे लिखा जाता है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा RI, ऐसे लिखा जाता है, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज, बातें लिख सकते हैं खुद, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लें। और क्या होगा, R बराबर V बाई I आएगा, तो बताइए आप खुद ही, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे V का वोल्ट और करंट का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसको बोलते हैं ओम, ऐसे इसका सिंबल है। सब सिंपल सिंपल बातें हैं। तो ऊपर V नीचे करंट, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, ओम कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें। V और I का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, डिपेंड किस किस पे किया बताइए। अगर हम इसका ग्राफ भी बनाए, अगर कंडक्टर हम और सब चेंज न करें, तो ये हो जाएगा, ये V है और ये I है। तो बताइए, अगर V बराबर RI लिखते हैं और R कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट मानने का मतलब हम एरिया बदल नहीं रहे हैं और लेंथ भी नहीं बदल रहे हैं और टेम्परेचर भी नहीं बदल रहे हैं। तो देखिए, अगर हम क्या करें, V0 करें, V0 करें तो I भी 0 हो जाएगा, V0 करें तो I भी 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, ग्राफ ऐसा होगा, V और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये सबके लिए कांस्टेंट रहेगा ये जरूरी नहीं है, जिसके लिए कांस्टेंट रहेगा उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, ओमिक कंडक्टर। जैसे आप जानते होंगे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये ओम के लॉ को फॉलो नहीं करता है। जो ओमिक कंडक्टर नहीं होगा उसमें V और I का रेशियो जो R है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ओमिक कंडक्टर है। और अगर ये वेरिएबल है, चेंज हो अगर, इसको बोलेंगे नन ओमिक कंडक्टर, नन ओमिक कंडक्टर। तो याद रहे कि आप ये जान लें कि V और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये जरूरी नहीं किसी कंडक्टर के लिए। अगर रहेगा तो उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे और नहीं रहेगा तो उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे नहीं। उसका ग्राफ कैसा होगा, V और I है तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इतना याद रखना है। तो V और I का रेशियो अगर कांस्टेंट रहे तो ऐसे कंडक्टर को क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर, और अगर कांस्टेंट ना रहे तो उसको बोलेंगे नन ओमिक कंडक्टर। इसका भी ख्याल रखें आप लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ आना चाहिए। ग्राफ ही है ये, और जीरो से ही शुरू होगा, ओरिजिन से ही शुरू होगा ग्राफ। तो ये एक बात हो गई, R बराबर 2ml/Ne²A2। अब हमें ये बात समझ आ गई कि रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, बाप रे दिनेश बोल दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस किस किस पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिख रहा है यहाँ पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। आर प्रोपोर्शनल क्या हो गया, दूसरा रेसिस्टेंस इज क्या हो जाएगा बताइए, ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक्चुअली रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये नीचे है, इज इनवर्सली proportional to area of cross section of a conductor, cross section of a conductor। तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/a। और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, वो अलग अलग, सेमीकंडक्टर के लिए कुछ और होगा, इंसुलेटर के लिए कुछ और होगा, कंडक्टर्स के लिए कुछ और होगा। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
रेसिस्टेंस। अब बोलिएगा इंसुलेटर क्या कंडक्टर है? वो भी कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, वो सब डिस्कशन करेंगे। जस्ट सबको हमने अभी कंडक्टर मान लिया है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस पे? टेम्परेचर एंड मटेरियल। कितना याद रखिए, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, तो चार चीजों पे डिपेंड करेगा। किस किस पर? लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल और टेम्परेचर। मटेरियल और टेम्परेचर अगर चेंज ना करें तो सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? आर प्रोपोर्शनल, ये आएगा आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए, ये आ गया। अब मैंने क्या बोला? प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। जस्ट याद रहे कि आर प्रोपोर्शनल क्या हो गया? एल बाई आर बराबर रो एल बाई ओवर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टिविटी। ना कॉपी करें। अब इतनी सारी चीजें, वो जो इतना बड़ा डिराइवेशन की है, सारी चीजें इसी में छुपी हुई है, मैंने पहले ही बताया था। अब बताइए यहाँ पे अगर r बराबर 2ml ओवर एन स्क्वायर ए टॉ की बात करें, लेंथ और एरिया ये तो फिजिकल चीज है, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो अगर इसको ऐसे लिखें 2m ओवर एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई, ये फिजिकल है, लेकिन ये तो फिजिकल नहीं है ना, ये हमारा मास है जो कांस्टेंट ही हमेशा के लिए। टॉ रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है? अब ये कैसे डिपेंड करेगा आपको जस्ट याद रखना है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है? रिलैक्सेशन टाइम मतलब अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, मेटल्स की बात करूं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो जल्दी जल्दी टकराने की कोशिश करेगा, तो टाइम पीरियड जो है ना वो घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। नंबर डेंसिटी, जो चार्ज हमारा एक्टिव की बात हो रही है, तो अगर हम इंसुलेटर्स सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो क्या होगा? वो एक्टिवेशन, क्योंकि एक्टिवेटेड सारा पहले से नहीं है, तो अगर हम क्या करें? टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो एक्टिव ज्यादा हो जाएगा। लेकिन चूंकि मेटल्स की बात करें तो वो पहले से ही एक्टिव है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, तो उतना हम लोग डिस्कशन नहीं करते। जस्ट इतना जाने कि ये टॉ और एन के अलावा जो भी है, इसमें भी फिर कौन है? एन और टॉ। ये डिपेंड करेगा किस पर? टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। ये दोनों टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। लेकिन ई स्क्वायर एम टू ये तो बिल्कुल परमानेंट कांस्टेंट है, और एल और ए तो फिजिकल बात अलग कर दिया मैंने। तो मैं क्या बोला कि अगर लेंथ और एरिया की बात अगर ना करें, तब भी जो बचा वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर और मटेरियल पर। लेकिन उस दोनों को हटा दें तो फिर किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ये जो है, जो फिजिकल बात जो नहीं है, जो सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है, और ये जो पूरा का पूरा था, ये किस पर डिपेंड कर रहा था? लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा था। तो वो रेसिस्टेंस है। जैसे आप दो वर्ड जानते होंगे, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप करते ही होंगे घर पे ये इस्तेमाल, ब्यूटीफुल और ब्यूटी, ठीक है ना? ब्यूटीफुल अलग है और ब्यूटी अलग है। जैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, मेकअप कर लिया आपने, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ब्यूटी हो। तो जो ब्यूटीफुल हो वो उसके अंदर ब्यूटी होगी, ये जरूरी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे भी वही बात है, रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, ये अलग अलग चीज है, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि ब्यूटीफुल और ब्यूटी अलग अलग चीज है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी अलग अलग चीज है। रेसिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा का पूरा लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बट रेसिस्टिविटी की बात करें तो लेंथ एरिया बाहर हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो R बराबर, आप खुद देखिए, जो कांस्टेंट है, इसको जो मैं घेरा, इसी को अभी तुमने लिखा था ना, R बराबर रो एल बाई ए, तो यही रो है हमारा 2m ओवर एन ई स्क्वायर टॉ ये इंटू एल बाई ए। तो R बराबर क्या हो गया बताइए? रो एल बाई ए। अब नई कहानी आई कि एल ओवर ए को अगर छोड़ के बात करें तो इसका नाम क्या हो गया? रेसिस्टिविटी। क्या नाम हो गया इसका? रेसिस्टिविटी, ठीक है? अब ये जो रो है, रो बराबर क्या हो गया बताइए? 2m ओवर एन ई स्क्वायर टॉ। तो इसका नाम क्या हो गया बताइए? रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल होता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। कंडक्टर, देखिए ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये पेन है, मार्कर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जिससे बना है, इसमें प्लास्टिक है, इसमें जो जो मटेरियल है वो अलग, मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनता है।
तो ये जो है ना रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जो कंडक्टर है वो पूरा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसमें लेंथ, एरिया, फिजिकल चीजों की बात हो रही है। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड, क्या बताइए, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड किया, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, मटेरियल पर। रेसिस्टिविटी किस पर, टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड किया। तो यहाँ पे अगर जैसे वहां लिखे थे उसको कैसे लिखना पड़ेगा, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/a, सब आप खुद लिखना सीख लीजिएगा। आर प्रोपोर्शनल L/a, तो आर प्रोपोर्शन, आर बराबर क्या होगा, रो L by A, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। लेकिन मुझे कुछ और समझाना था, ये मैं समझा दिया। और अगर इसकी बात करें तो आप खुद देखिए, इसका यूनिट की अगर बात करें तो ये R, ये A मल्टीप्लाई डिवाइडेड मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय L बराबर क्या हो जाएगा, रो। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करें, किसकी बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये रो है, याद रहे, इसे रो लिखना, आपको देख लीजिएगा। R का क्या, ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि हम लोगों ने आज रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे रिसर्च करने की कोशिश किया। जो R बराबर V बाई आई है, उसमें फॉर्मूले में V और I आता जरूर है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस किस पे करता है, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। फिर उससे हमारा क्या निकला, रेसिस्टिविटी निकला, जो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल और टेम्परेचर पर, ठीक है ना। और इससे आगे फर्दर कुछ बात करनी। और एक बात याद रहे कि अगर कंडक्टर लें तो V और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये जरूरी नहीं है। जिस मटेरियल के लिए जिस के लिए कांस्टेंट रहेगा उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे, और जिसके लिए नहीं रहेगा उसको नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। जिसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका ग्राफ V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और जिसके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा उसमें जो ग्राफ होगा V और I का वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। और कहीं मैं अगर इंग्लिश में मेरी गलती हो गई होगी तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, धन्यवाद एक्चुअली, ठीक है ना।